नहीं, शायद इस तरह के केसेस के लिए तो नहीं कह रही हैं। वो ये कह रही हैं कि बहुत सारे आदिवासी जो हैं जेलों में सड़ रहे हैं, जिनको कि बेल नहीं मिल पा रही क्योंकि उनके पास वकील नहीं है, ज़मानती नहीं है वगैरह वगैरह। उन लोगों को तो छोड़ना चाहिए, उतने साल से वो जेल में पड़े हुए हैं छोटे मोटे ऑफेंसेस के लिए। लेकिन इन लोगों को तो टारगेट करके इनके खिलाफ UAPA वगैरह के केसेस बनाए गए हैं। इन लोगों के बारे में शायद वो नहीं कह रही थी। बिल्कुल गलत था सुप्रीम कोर्ट का ये रिहाई को रोकना। ऐसी कोई टीयरिंग हरी नहीं थी कि सैटरडे को ही इसकी सुनवाई कर ली जाती। सैटरडे को एक स्पेशल बेंच बना दी गई, और वो भी अनफॉर्चुनेटली ऐसी बेंच बनाई गई जो लोग क्रिमिनल केसेस देख भी नहीं रहे थे, उनकी बेंच बना दी गई और उन्होंने तुरंत रिहाई रोक दी। और सिर्फ रोक ही नहीं दी, एक तरह से इंडेफिनेटली रोक दी है। अगर उनको रोकनी भी थी तो फिर ये कहते कि भाई ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट ने सुनवाई तो सारे इश्यूज़ पे करी थी। इन्होंने तो ये कह के रोक दी कि भाई एक्विटल जो है टेक्निकल इशू पर है, कि भाई सैंक्शन नहीं हुआ। और भाई जब हाई कोर्ट में सुनवाई मेरिट्स पर भी हुई थी तो ये कह सकते थे कि हाई कोर्ट मेरिट्स पर भी अपना फैसला सुना दे, तो हाई कोर्ट सुना देता। लेकिन वो भी नहीं किया, तो विद द रिज़ल्ट कि अब इंडेफिनेटली रोक दी गई है। देखिए, मेडिकल बेल वाला इशू पहले भी कोर्ट में जा चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको मेडिकल बेल भी नहीं दी गई। फिर ये तय हुआ था कि भाई अब केस जो है मेरिट्स पर सुनवाई के लिए तैयार है, तो मेरिट्स पर सुनवाई हो जानी चाहिए। मेरिट्स पर पूरी सुनवाई हो गई हाई कोर्ट में, और सबको उम्मीद थी कि मेरिट्स पर भी एक्विटल हो जाएगा, मेरिट्स पर भी और टेक्निकल इशू पर भी। लेकिन हाई कोर्ट ने सिर्फ टेक्निकल इशू पर एक्विटल करके मेरिट्स की बात छोड़ दी। मेरा तो ये मानना है कि ये बिल्कुल बोगस केस बनाया गया है, सिर्फ इस आधार पर कि भाई आप अगर माओइस्ट से आपका कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन निकलता है तो उस आधार पर आप UAPA का केस बना देंगे। अरे भाई, माओइस्ट के बारे में पता करना या उनसे संपर्क भी करना, कोई अरुंधति रॉय तो गई थी वहाँ देखने के लिए कि भाई वो लोग किस हालात में रहते हैं, क्या करते हैं, और पूरा उन्होंने उसका ब्यौरा छापा था, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, जो कि सारा मेन स्ट्रीम मीडिया में छपा था। तो इसलिए सिर्फ माओइस्ट से अगर किसी का कोई छोटा मोटा संपर्क है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। दूसरी बात यह है कि इसमें तो रोना विल्सन के कंप्यूटर में पेगासस का इस्तेमाल करके झूठी ईमेल्स वगैरह डाल दी गई उनको इम्प्लिकेट करने के लिए। ये तो सारा एविडेंस बाहर आ चुका है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि ये NIA और कई एजेंसीज ऐसी हैं जो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ सरकार के इशारे पर काम करती हैं। इस केस में भी जब महाराष्ट्र में पहले मतलब जब सरकार को कन्वीनियंट लगता है तो वो लोकल पुलिस को दे देती है, जब उनको वो इनकन्वीनियंट लगता है तो फिर वो NIA को दे देती है, जब उनको वो भी इनकन्वीनियंट लगता है तो वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ले आती है। ये इस तरह की एजेंसीज हो गई हैं जो कि बिल्कुल सरकार की कठपुतली बन गई हैं। और हमारे जो अच्छे अच्छे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं या अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उनके खिलाफ झूठे केस बना कर, और UAPA के केस इसलिए बनाते हैं जिससे कि उनको बेल ना मिल पाए, जिससे कि ट्रायल के बगैर ही वो जेल में सड़ते रहें। देखिए, अब तो रूल ऑफ लॉ करीब करीब खात्मे पर आ गया है। जब ये माहौल बन जाए कि सरकार और मुख्यमंत्री ओपनली बोलें कि भाई हमको जो लगेगा हम उसका घर बुलडोज़र से तोड़ देंगे, यानी कि सरकार जो है कह रही है कि कोई कानून का राज नहीं है इस देश में, हम जो चाहें कर देंगे। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि जो हमारे लोग हैं, और इसीलिए BJP को वॉशिंग मशीन कहा जाता है। जब ऑपोजिशन में होते हैं तो उनके खिलाफ ED और CBI वगैरह को लगा दिया जाता है, जब वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो तुरंत सारे केसेस ठंडे हो जाते हैं। तो ये तो हम रोज़ देख रहे हैं कि ये हो रहा है हिंदुस्तान में, और इसीलिए हम कहते हैं कि अब करीब करीब कानून का राज इस देश में
इस सरकार के चलते हुए ख़त्म ही हो गया। सर कॉलेजियम सिस्टम को लेकर भी अब देखिए, ये जो कॉलेजियम सिस्टम पर जो विवाद चल रहा है, ये तो सरकार ने जानबूझकर चलाया है, क्योंकि वो कोई स्वतंत्र जजों की नियुक्ति चाहते ही नहीं। जब भी कॉलेजियम कोई स्वतंत्र जज की नियुक्ति करती है तो सरकार उस रिकमेंडेशन पर बैठी रहती है, उस पर कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू होता, वापस भी कॉलेजियम के पास नहीं भेजा जाता, क्योंकि सरकार को बस एक राइट है कि एक बार वापस भेज दे कॉलेजियम के पास। उसके बाद अगर कॉलेजियम यूनानिमसली उस नाम को रीइटरेट करे, तब फिर सरकार को नोटिफिकेशन और अपॉइंटमेंट करना के लिए बाध्य है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब रीइटरेशन भी करती है कॉलेजियम यूनानिमसली, तब भी सरकार नियुक्ति नहीं करती। तो ये तो उन्होंने बस बोल दिया है कि भाई हम तो कानून को मानेंगे नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे नहीं, आप कर लीजिए जो करते हैं। तो अब ये समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा, एक बड़ी बेंच का गठन करके सीधा कानून मंत्री को ये बोलें कि भाई तुम अगर कानून का पालन नहीं करोगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करोगे, तो तुमको जेल भेजा जाएगा। जब तक, जैसे कहते हैं, लातों के भूत बातों से मानते नहीं हैं, इन लोगों को जब तक एकाध लोगों को जेल ना भेजा जाए, तब तक ये सुधरने वाले नहीं। सर कॉलेजियम सिस्टम का आप सपोर्ट करते हैं? हाँ, कॉलेजियम सिस्टम का इस आज के माहौल में सपोर्ट करते हैं। वैसे तो हम ये कहते हैं कि एक बिल्कुल स्वतंत्र जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनना चाहिए, जो कि फुल टाइम हो। पहले जो बनाया गया था उसमें लॉ मिनिस्टर भी थे, 3 सिटिंग जजेस थे, उनके पास ना तो समय है, और दूसरी बात, सरकार का तो इसमें कोई लेना देना होना नहीं चाहिए जुडिशल अपॉइंटमेंट्स में। तो लॉ मिनिस्टर को नहीं होना चाहिए, उसका सेक्रेटेरिएट लॉ मिनिस्ट्री में नहीं होना चाहिए, और सारे मेंबर्स को फुल टाइम होना चाहिए, जिससे कि वो सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र हों और समय लगाकर चयन कर सके ना ठीक तरह से। एक सवाल और बन जाता है इसी सिस्टम को लेकर, उसकी निगरानी कौन करेगा? फिर तो वही जज वाली बात आएगी। नहीं, ठीक है, उसकी निगरानी के लिए भी देखिए, हम लोग सिस्टम्स बना सकते हैं जिससे कि उसमें मनमानी का चांस कम हो जाए, लेकिन एकदम 100% वाटर टाइट तो किसी भी सिस्टम को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जो निगरानी करने वाले हैं वो भी गड़बड़ी कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि उसमें पारदर्शिता हो, प्रॉपर सिस्टम्स बने हों, एक ब्रॉड बेस्ड सिलेक्शन कमेटी हो, जिनका सिलेक्शन भी एक ब्रॉड बेस्ड सिलेक्शन कमेटी के द्वारा किया जाए।